हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। उम्मीद करते हैं आप सभी की जवान नवोदय की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो वाटर और वाटर साइकिल से रिलेटेड है, जो आपके न्यू सिलेबस ईवीएस से रिलेटेड है, जिसकी थ्योरी मैं आप सभी को करा चुका हूँ। आज हम करेंगे अपनी उस क्लास में 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पर 71% पानी है, और 71% पानी होने की वजह से अंतरिक्ष से हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसका ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी के कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मीठा फ्रेश वाटर है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि 71% हमारे पास पानी है, तो 71% का 3% पानी ही हमारे पास फ्रेश वाटर है, और 97% पानी हमारे पास सोल्टेड वाटर है, जो पीने योग्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, कि हमारे पास ओनली 3% पानी ही मीठा पानी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ सी या फिर ओशियन वाटर। जो हमारा ओशियन वाटर है, जो सोल्टेड वाटर है, उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो नमक उत्पादन बिल्कुल सही, फिशिंग के लिए बिल्कुल सही, जल परिवहन के लिए बिल्कुल सही। अगर ये तीनों ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन डी बनेगा कि ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबोव, ऊपर के सभी का प्रयोग जो हमारा सी वाटर है उसके लिए किया जाता है। और इसके साथ एक बात का और याद रखेंगे कि जो आपका सी वाटर का यूज आजकल हम बिजली उत्पादन के लिए भी करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। मतलब जो हमारा समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम बताना है। जो समुद्री जल, जो हमारा सोल्टेड वाटर है, जो हमारा पीने योग्य नहीं है, किस प्रोसेस की सहायता से हम उसको पीने योग्य बना सकते हैं? ऑप्शन होगा बी, विलवणीकरण। और देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है ना, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। तो इस प्रोसेस की सहायता से जो हमारा सोल्टेड वाटर है, सी के जो वाटर है, सी वाटर, उस प्रोसेस की सहायता से सी वाटर से हम क्या निकालते हैं? सोल्ट निकालते हैं। तो ऑप्शन दोनों याद रखेंगे कि इवेपोरेशन की सहायता से हम सोल्ट बनाते हैं, और विलवणीकरण की सहायता से, उस प्रोसेस से हम समुद्री जल को पीने योग्य बनाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक मानी जाती है। यह किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। हमारा जो एक यूटी है, टोटल हमारे 8 यूटी हैं, तो उनमें से एक यूटी है जम्मू कश्मीर, जिसमें हमारी वूलर झील है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है भारत की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रीना ने फ्रिज में पानी से भरी ट्रे रखी, कुछ समय बाद पानी बर्फ में बदल गया। यह परिवर्तन किस प्रक्रिया के कारण हुआ? उस प्रोसेस को बताना है जिसमें वाटर किस में बदल जाता है? आइस में। वाटर की जो फॉर्म है लिक्विड, और आइस की जो फॉर्म होगी वो होगी सॉलिड। ठीक है ना? तो उस प्रोसेस को भी बताना है जिसमें लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है, या फिर वाटर हमारा आइस में बदल जाता है। ऑप्शन को अगर हम पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा फ्रीजिंग। जब हम पानी को फ्रीज करेंगे, तभी जब पानी को जमाएंगे, तभी जो पानी है वो आइस में बदल जाएगा, जिससे इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जल की कौन सी अवस्था निश्चित आकार और निश्चित आयतन दोनों रखती है? देखो, सबसे पहली बात है कि जल की अवस्था, जल की टोटल अवस्था है हमारे पास 3, जिसमें पहली है सॉलिड, जो बर्फ के रूप में है। दूसरी है हमारी लिक्विड, जो हमारी पानी के रूप में है। पानी मतलब जो हमारे नदी में है, झील में है, तालाब में है, समुद्र में है। और तीसरा ऑप्शन है हमारा गैस। तो जो हमारा पानी है वो 3 स्टेज या 3 अवस्था में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उस स्टेज का नाम बताना जिसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, निश्चित आकार का मतलब होता है उसका फिक्स शेप है। तो देखो, एक अवस्था है हमारी सॉलिड, बर्फ की तो है, जिसके हम फिक्स शेप कर सकते हैं, मतलब जिस शेप में उसको रखेंगे फ्रिज के अंदर या जमाएंगे वो उसी शेप का रहेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, सॉलिड स्टेट। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 8, वह जल की कौन सी अवस्था है? अपना निश्चित आकार नहीं होता, बल्कि वह जिस पात्र में रखी जाए उसका आकार ग्रहण कर लेती है। टोटल 3 स्टेट है, तो उसमें से आपको बताना कि कौन सी स्टेट है जिसमें क्या होता है कि उसका तो ना तो निश्चित आकार होता है, और जिस कंटेनर में उसको रखेंगे वो उसका ही आकार ले लेगा। देखो लिक्विड है, अगर लिक्विड को हम ग्लास में रखेंगे तो वो उसका आकार उसमें आ जाएगा, बॉइल में रखेंगे तो बॉइल में आ जाएगा, प्लेट में रखेंगे तो प्लेट में आ जाएगा, मतलब जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसी में समा जाएगा, उसी में रख जाएगा। तो वो जो हमारा वाटर है वो किस फॉर्म में होगा? वो फॉर्म होगी आपकी लिक्विड। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गर्मी के मौसम में आरव ने मेज पर एक बर्फ का टुकड़ा रखा। कुछ समय बाद उसने देखा कि बर्फ पानी में बदल गई। यह परिवर्तन किस प्रक्रिया का उदाहरण है? देखो जो हमारी स्टेट्स हैं वो 3 तरह की होती है, मैंने बताया था ना, उनको हम बदल सकते हैं। ठोस को लिक्विड में बदल सकते हैं, फिर लिक्विड को हम गैस में बदल सकते हैं, गैस को फिर हम लिक्विड में बदल सकते हैं, और फिर लिक्विड को हम ठोस में बदल सकते हैं। तो इसने क्या कहा है कि जो हमारी बर्फ, जो हमारा सॉलिड है, जो हमारी बर्फ है, उसको पानी में बदलना है। तो पानी में बदलेगी कब? ऑप्शन भी देखोगे तब भी हो जाएगा जब वो पिघलेगी। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तब भी आप आराम से कर दोगे कि पिघलने के बाद ही तो बर्फ पानी में बदल जाएगी, जिससे इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उबलते हुए पानी से निकलने वाली भाप जल की किस अवस्था का उदाहरण है? भाप, तो भाप हमारी कौन सी स्टेट है? गैसीय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जल पृथ्वी से वायुमंडल में जाता है और फिर वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पे आ जाता है। इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब पानी का ऊपर एटमॉस्फेयर में जाना और फिर दोबारा अर्थ पे आना, और फिर दोबारा कहाँ जाना? एटमॉस्फेयर पे, फिर दोबारा अर्थ में जाना। इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है वो हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यूअस रहती है, चलती रहेगी। ऐसी जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, वाटर साइकिल। एक बार हम इसको इमेज से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, देखते हैं। चलो, आपको दिख रहा है ये जल चक्र है, वाटर साइकिल है कंप्लीट। देखो ये जो समुद्र है, समुद्र का पानी जब इस पे सूरज की किरणें लगेंगी और समुद्र के अंदर जो मीठा पानी होगा, पूरा समुद्र नहीं, समुद्र के अंदर जो नदी का पानी आया है, जो मीठा पानी है, वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट किसे बोलते हैं? आप देखते हैं, इवेपोरेट बोलते हैं जब सूरज की गर्मी के कारण जो जल है पृथ्वी का, चाहे वो समुद्र का हो, नदी का हो, तालाब का हो, कहीं का भी हो, जो ऊपर उठने लगेगा, भाप बनने लगेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, ऊपर उठकर वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाएगा, और वो छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर क्या बना देती हैं? बादल। तो उस बादल बनने की प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ऐसे ही एक प्रोसेस पौधे के साथ भी होती है, पेड़ के साथ भी होती है, कि पेड़ के पाए जाने वाला पानी है, पेड़ के अंदर पाए जाने वाला पानी जब वो सूरज की गर्मी में आ जाता है या सूरज की गर्मी उस पर पड़ती है, उसका पानी ऊपर भाप बनने लगता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। जब बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, तो भारी होने के बाद तो वह वर्षा कर देता है। उस वर्षा करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रीसिपिटेशन। ठीक है, जब वो पानी वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, तो फिर वो रन करता हुआ, बहता हुआ, फिर दोबारा समुद्र के अंदर चला जाएगा, और इस बहने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रन ऑफ। फिर वो जो दोबारा पानी है, जो समुद्र का पानी है, फिर वो दोबारा इवेपोरेट होगा, कंडेंसेशन होगा। यही प्रोसेस पूरे पृथ्वी पे चलता रहता है नेचुरल। इसी को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। कुछ पानी जो समुद्र में नहीं जाता वो कलेक्ट हो जाता है, कहाँ? तालाब के अंदर, झीलों के अंदर, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन। और कुछ पानी जो हमारा ग्राउंड के नीचे चला जाता है, तो उस पानी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर। आप सभी टर्म्स को इसके समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। वीडियो अगर पसंद आ रही है, सब कुछ समझ आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करना मत भूलना कि आपके लास्ट में कितने क्वेश्चंस ठीक हुए थे, कितने क्वेश्चंस आप पे आते थे। क्वेश्चन नंबर 12, जल चक्र के दौरान सूरज की गर्मी से नदियां, झील और समुद्र का जो पानी है वो जल वाष्प मतलब वाटर वेपर्स में बदलकर ऊपर उठने लगता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, इवेपोरेशन। एक बार वीडियो से देख लेते हैं। ये रहा ना, देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये समुद्र का पानी है, इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है, गर्म होकर ऊपर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जल चक्र में ऊपर उठी हुई जल वाष्प ठंडी होकर छोटी छोटी जल बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादल का निर्माण होता है। मतलब जो पानी
ऊपर भाप बन के बन गया था वो ऊपर जाकर बादल बना देता है ठंडा होकर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, कंडेंसेशन। एक बार हम उस पिक में भी देख लेते हैं। इवेपोरेशन के बाद जो पानी वाटर वेपर्स बनकर ऊपर गया था और जब बादल बन गया, और बादल बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोला जाता है। आ गया क्वेश्चन नंबर 14। जब बादलों में जल की बूंदें अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है और वे वर्षा, बर्फ और ओले के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, वर्षण। देखते हैं। कंडेंसेशन के बाद जब ये बादल भारी हो जाएंगे तो इनके अंदर बहुत सारा पानी आएगा और इसी पानी को वो दोबारा धरती पर या जमीन के ऊपर पृथ्वी पे दोबारा भेज देते हैं और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वर्षण। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जल चक्र के दौरान पौधे अपनी पत्तियों के सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से जलवाष्प छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर ए। और ये बात भी याद रखेंगे कि जो ट्रांसपिरेशन है पौधों के अंदर किसके माध्यम से होता है? तो स्टोमाटा के माध्यम से। जो हमारी पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं ना, वहीं से वो पानी जो किस में बदलता है? वाटर वेपर्स में बदलकर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। चलो एक बार इसको पिक के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। देखो ये पौधे हैं, पौधे में पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं, और यहीं से पानी, जो पौधों का पानी है, ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वर्षा के बाद जल का एक भाग भूमि के अंदर समा जाता है और शेष भाग भूमि की सतह पर बहते हुए, देखो इस क्वेश्चन को यहीं से पकड़ लेते हैं, बहते हुए या फ्लो करते हुए नदी और समुद्र तक पहुंच जाता है। भूमि की सतह पर बहने वाले इस जल को क्या कहते हैं? तो देखो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो उससे ही समझ जाओगे कि उसको बी ऑप्शन बहाव कहा जाता है, रन ऑफ कहा जाता है। जो हमारा वर्षा का पानी है वो कहाँ जाएगा? नदियों में चला जाएगा, नदियों में गिरेगा। जैसे पहाड़ पे गिरा, पहाड़ पे गिरने के बाद वो नदियों में चला जाएगा, फिर वो बहता हुआ समुद्र में तक जाता है, और समुद्र में जाने तक के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बहाव बोलते हैं, बहता हुआ है। लैंग्वेज से भी जहाँ पे बहना लिखा है ना, तब भी हम इस ऑप्शन को पहचान सकते हैं, बहाव कहा जाता है। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर इवेपोरेट क्या पूरा समुद्र नहीं होता? नहीं बेटा, समुद्र के अंदर जो नदी का पानी आता है या जो मीठा पानी होता है वही इवेपोरेट होता है, पूरा नमकीन पानी या पूरा समुद्र का पानी इवेपोरेट नहीं होता। इस बात को भी हम याद रखेंगे। देखो एक बार इमेज से देख लेते हैं। देखो यहाँ से नदी आई और ये नदी बहती हुई कहाँ चली गई? समुद्र के अंदर। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रन ऑफ, बहाव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जल चक्र में वर्षा का जल नदी, झीलों, तालाबों और समुद्र में एकत्रित हो जाता है। इस चरण को क्या कहा जाता है? एकत्रित हो जाता है मतलब कि कलेक्ट हो जाता है। जो वर्षा का पानी नदियों की सहायता से समुद्र में चला गया, कुछ पानी झीलों में है, कुछ पानी तालाब में है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो देखो कलेक्ट है ना, तो कलेक्ट से हम याद रखेंगे कलेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो जल चक्र की कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले प्रभावित होगी? वाटर साइकिल की वह कौन सी प्रोसेस है जो सबसे पहले इफेक्ट होगी? कब? अगर सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा। तो देखो आपको बताया था समुद्र, नदी, तालाब का पानी सूरज के प्रकाश से, जब सूरज के प्रकाश पड़ेगा, हीट होगी, तभी पानी कहाँ जाएगा? हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा वाटर वेपर्स बनकर। तो वो प्रोसेस कौन सी होती है? इवेपोरेशन। तो सबसे पहले प्रभावित जो भी होगी वो क्या होगी? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के जल चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो जल चक्र का सही क्रम क्या होगा? देखो सबसे पहले इवेपोरेशन होगा, लो ऑप्शन नंबर बी ही है एक ऐसा को जिसका सबसे पहले इवेपोरेशन है। सबसे पहले पानी इवेपोरेट होगा सूरज के प्रकाश में, सूरज की हीट से, फिर कंडेंसेशन मतलब बादल बनेंगे, प्रिसेप्शनेशन मतलब उसके फिर क्या होगा? आपका बादल का पानी देना, वर्षा करना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रिसेप्शनेशन। और कलेक्शन, जो फिर वो पानी जो पृथ्वी की सतह पर आ गया वो कहीं ना कहीं मल्टीपल जगह पे कलेक्शन हो जाएगा, कुछ नदियों में चला जाएगा, कुछ समुद्र में चला जाएगा नदी की सहायता से, कुछ आपका तालाब में, कुछ झीलों में चला जाएगा। तो इससे इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में देखो जो भारत का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी हिस्सा है, उसका इधर है बे ऑफ बंगाल,
तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की एक विशेषता और है कि ये दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत है, भारत की सबसे लंबी नदी भी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? फिर वही बात, ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, इस तरफ इस हिस्से में कौन सा है? अरब सागर। तो क्वेश्चन है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन होगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ओहो, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर तक नहीं पहुंचती बल्कि कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है? देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी नदी है वो सारी नदी, चाहे भारत की कोई सी भी नदी हो, वो समुद्र में जरूर जाएगी, चाहे वो अरब सागर में गिरे, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरे। पर भारत की एकमात्र ऐसी रिवर है जो आपकी समुद्र में नहीं जाती। वो जो कहाँ खत्म हो जाती है? कच्छ का रण, जो गुजरात के अंदर है, वहां पर वो खत्म हो जाती है। गुजरात के अंदर है कच्छ का रण, वहां पर वो नदी खत्म हो जाती है। एक दलदली क्षेत्र है जहाँ पे वो अपना सारा पानी डाल देती है। तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो अरब सागर में या बंगाली खाड़ी में कहीं नहीं जाती, समुद्र में नहीं जाती, तो वो नदी का नाम है लूनी नदी, जो राजस्थान से निकलती है। राजस्थान से निकल के आपकी गुजरात में जाएगी और कहाँ पे खत्म हो जाएगी? कच्छ के रण में खत्म हो जाएगी। यही एक रिवर है जो भारत की है, जो समुद्र में खत्म नहीं होती। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क माना जाता है, ये किस राज्य में? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। सबसे पहले नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क वो जगह है जो भारत सरकार द्वारा संरक्षित की जाती है, जहाँ पर किसी ना किसी जानवर को हमें रक्षा करनी होती है, उसको बचाना होता है, जिससे उसकी जो नस्ल है वो खत्म ना हो, उसको हम बचा सकें। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है केमुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये आपका मणिपुर राज्य में है। जब यहाँ पर एक जानवर की रक्षा की जाती है तो यहाँ पे की जाती है डांसिंग बियर। लास्ट है, जलीय पौधे जो एक्वेटिक प्लांट्स, पत्तियां पानी की सतह पर लंबे समय तक बिना सड़े तैरती रहती हैं, उनकी पत्तियों में कौन सा अनुकूलन अतिरिक्त जल को भीतर जाने से रोकता है और उन्हें सड़ने से बचाता है? तो क्या है इसका मतलब? अगर हम भी थोड़ी देर अपना हाथ पानी के अंदर डालेंगे तो थोड़ा अजीब अजीब सा हो जाएगा, और ज़्यादा देर तक डालेंगे तो सड़ जाता है। बट जो एक्वेटिक प्लांट्स है, जो जलीय पौधे हैं, वो सड़ते क्यों नहीं हैं? उनके अंदर पानी ज़्यादा जाता क्यों नहीं है? इसमें क्या होता है कि उनके ऊपर, उनकी पत्तियों के ऊपर एक वैक्स कोटिंग हुई होती है, जिसकी वजह से वह पानी पौधे सड़ने से बचाते हैं और लंबे समय तक पत्तियां सड़ती नहीं है और ज़्यादा अतिरिक्त जल भी उनके अंदर नहीं जाता। जैसे कि आप घर पे भी देख सकते हो कि आप एक पेपर लेना, उस पर मोम के कलर कर देना और उस पर थोड़ी सी बूंद डालना, तो बूंद वो है ना, वो नीचे पेपर को गलाएगी नहीं। थोड़ी डालना, कभी पूरी बाल्टी भर के डाल दो, थोड़ी सी एक दो बूंद डालना, तो पेपर सड़ेगा नहीं या पेपर में छेद नहीं होगा, पेपर गलेगा नहीं। ऐसे ही पौधे के ऊपर क्या होता है कि मोम की कोटिंग या मोम की परत जमी होती है, वैक्स कोटिंग होती है, जिसके कारण पौधे ना तो सड़ते हैं, ना ही उनके अतिरिक्त पानी अंदर जाता है, जिससे वो पौधे ज़्यादा लंबे समय तक बच जाते हैं। ये थे हमारे टोटल 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू।